सन 1957 सऊदी अरब के रियाद शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था बड़ा होकर ये बच्चा अमेरिका पर बड़े से बड़े अटैक करवाएगा। इस बच्चे का नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने स्कूल की पढ़ाई के दौरान एक इस्लामिक अध्ययन समूह को ज्वाइन किया, जहां उसे हिंसक कहानियां सुनाई गई और हिंसक जिहाद के कुछ सिद्धांतों को सिखाया गया। ओसामा ने अपने गुरु अब्दुल्ला आजम से सीखा कि सभी मुसलमानों को जिहाद में आगे आना चाहिए, ताकि अरब देशों को गैर मुस्लिम देशों से आजाद कराया जा सके और वहां पर इस्लामी शासन प्रणाली लागू की जा सके। अफगानिस्तान सोवियत संघ से युद्ध हारने की कगार पर था, तभी इस युद्ध में ओसामा की एंट्री होती है। ओसामा ने न सिर्फ सोवियत संघ को इस युद्ध में हराया, बल्कि मुजाहिदीनों की एक ताकतवर फौज भी बना ली। इराक कुवैत युद्ध में ओसामा ने जिम्मा उठा लिया कि वो मुजाहिदीनों के साथ मिलकर कुवैत को इराक से आजाद कराएगा और कुवैत की छीनी हुई आजादी को वापस करेगा। लेकिन सऊदी अरब के शेख फैद ने ओसामा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कुवैत को आजाद कराने के लिए अमेरिका से मदद ले ली। ओसामा चाहता था इस्लाम के दो सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का और मदीना को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों द्वारा बचाया जाना चाहिए। ओसामा ने सूडान में रहकर प्लानिंग बनाई कि अमेरिका के किन किन जगहों पर हमले कराना है। ओसामा ने अपने लड़ाकों को इस तरह से तैयार किया था कि वो ओसामा के कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि जान देने को भी। अलकायदा संगठन ने अपना पहला ब्लास्ट 1992 में यमन के अदन होटल में करवाया, जिसमें 2 लोग मारे गए। दूसरा ब्लास्ट 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में करवाया, जिसमें 6 लोग मारे गए और 1000 लोग घायल हुए। 1994 में अलकायदा संगठन ने एक ही दिन 2 ब्लास्ट करवाए, जिसमें एक ब्लास्ट केन्या में और दूसरा ब्लास्ट तंजानिया में। इसमें टोटल 224 लोग मारे गए और लगभग 4600 लोग घायल हुए। साल 1996 में सऊदी अरब सरकार ने ओसामा की नागरिकता छीन ली और सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। लेकिन ओसामा ने अमेरिका पर अटैक कराने नहीं बंद किए और 26 नवंबर 2001 को अमेरिका पर सबसे बड़ा अटैक करवा 9/11 अटैक। इसमें 3000 लोग मारे गए। ओसामा और ओसामा के करीबियों को ढूंढने के लिए अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रख दिया। लेकिन कई सालों बाद जब ओसामा की कोई खबर नहीं मिली, तो कई लोगों ने कहा ओसामा मर चुका है। ओसामा को ढूंढने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए को कई साल लग गए, लेकिन जब ओसामा का पता चला तो सीआईए ने ओसामा की निगरानी के लिए उसके घर पर सैटेलाइट लगा दिए। ओसामा की निगरानी के दौरान देखा गया ओसामा इतना बड़ा आतंकी है, लेकिन उसके घर पर ना के बराबर सिक्योरिटी है। ओसामा को मारने के लिए जब सील कमांडोज ओसामा के घर जाते हैं, तब सील कमांडोज का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। मरने के बाद ओसामा के शव को समुद्र में दफनाया गया, ताकि ओसामा के चाहने वाले उसकी मजार को तीर्थ स्थल न बना लें। सन 1908 यमन के एक छोटे से कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ। आगे चलकर इस बच्चे का नाम पड़ा मोहम्मद बिन लादेन। मोहम्मद बिन लादेन के पिता आवाद बिन लादेन एक गरीब कबीले से बिलोंग करते थे। लेकिन समय के साथ जब आवाद बिन लादेन से गरीबी झेली नहीं गई, तब वो अपने परिवार के साथ अपने पड़ोसी देश सऊदी अरब आ गए और यहीं पर रहकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने लगे। लेकिन सन 1919 में जब मोहम्मद बिन लादेन की उम्र 11 वर्ष थी, तब इनके पिता आवाद बिन लादेन का देहांत हो जाता है और वो अपने परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। पिता के न रहने पर मोहम्मद बिन लादेन छोटे मोटे काम करने लगे और बढ़ते समय के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे। एरिक मार्गोलिस के अनुसार मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में कुली का काम करते थे। सैलून डॉट कॉम रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद बिन लादेन ने अपनी पहली नौकरी राजमिस्त्री के रूप में की थी। लेकिन सन 1931 में मोहम्मद बिन लादेन ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया और उसका नाम सऊदी बिन लादेन ग्रुप रखा, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। मोहम्मद बिन लादेन की कंस्ट्रक्शन कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेस करती गई और कुछ सालों बाद सऊदी अरब की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। मोहम्मद बिन लादेन ने अपना बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार को भी बढ़ाने पर ध्यान दिया और टोटल 22 शादियां की, जिनके 52 बच्चे हुए। मोहम्मद बिन लादेन के 52 बच्चों में से ओसामा बिन लादेन 17वें नंबर पर थे। ओसामा बिन लादेन की मां आलिया गानेम एक सीरियाई नागरिक थी, लेकिन ओसामा के जन्म से पहले सऊदी अरब आ गई थी, जहां इन्होंने अपनी पहली संतान और मोहम्मद बिन लादेन की 17वीं संतान को जन्म दिया। सन 1960 में जब ओसामा 3 साल के हुए, तब ओसामा की मां आलिया गानेम ने अपने पति यानी ओसामा के पिता मोहम्मद बिन लादेन को तलाक दे दिया और अल अतास नाम के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली और दोनों लोग सऊदी अरब के जेद्दा शहर में शिफ्ट हो गए। मम्मी के छोड़कर जाने के बाद ओसामा अपने पिता के साथ ही रहता था। लेकिन सन 1968 में जब ओसामा की उम्र 11 वर्ष थी, तब ओसामा के पिता मोहम्मद बिन लादेन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद ओसामा और उसके भाइयों को करीब 19 अरब रुपए की पैतृक प्रॉपर्टी विरासत में मिली, जिसमें ओसामा के हिस्से में करीब 1.5 से 2 अरब रुपए आए। पिता की मौत के बाद ओसामा अपनी मां और सौतेले पिता के पास जेद्दा चला गया,
जहां उसकी मां ने उसका एडमिशन एक अच्छे निजी स्कूल अल थागर मॉडल स्कूल में करवाया। अल थागर मॉडल स्कूल उस समय सऊदी अरब का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था, क्योंकि जो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे देशों में नहीं भेज पाते थे, वो अपने बच्चों का एडमिशन अल थागर मॉडल स्कूल में करवाते थे। अल थागर मॉडल स्कूल में ओसामा की मुलाकात एक युवा सीरियाई टीचर से हुई, जो ओसामा के स्कूल में शारीरिक शिक्षा पढ़ाता था और स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को स्कूल की दूसरी मंजिल पर ले जाकर उन्हें कुरान और इस्लामिक अध्ययन समूह के बारे में बताता था। इस्लामिक अध्ययन समूह एक इस्लामिक संगठन था। इसका मेन मकसद था इस्लाम की रक्षा करना और दुनिया भर के मुस्लिम देशों में एकता की भावना स्थापित करना। सन 1971 में जब ओसामा क्लास 9th में था, तब सीरियाई टीचर ओसामा से इस्लामिक अध्ययन समूह ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी ओसामा सीरियाई टीचर की बात मानकर इस्लामिक अध्ययन समूह ज्वाइन भी कर लेता है, जिसके बाद ओसामा भी इस्लामिक अध्ययन समूह के अन्य बच्चों की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल की ऊपरी मंजिल पर जाता है, जहां पर सीरियाई टीचर सभी बच्चों को इस्लामिक अध्ययन समूह के बारे में सिखाता है और सभी बच्चों से कुरान पढ़ने के लिए कहता है और कहता है जब तक तुम लोग स्कूल की पढ़ाई पूरी करोगे तब तक सभी को कुरान याद हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद सीरियाई टीचर ने इस्लामिक अध्ययन समूह के सभी बच्चों को कुरान पढ़ाना बंद कर दिया और हदीसों को पढ़ाना और उस पर बच्चों से चर्चा करना शुरू कर दिया। हदीसों में पैगंबर मोहम्मद की व्याख्यात्मक कहानियां और उनके कार्य आते हैं, जो वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन सीरियाई टीचर ने हदीसों के नाम पर बच्चों को काल्पनिक कहानियां सुनाई जो हिंसक थी। ओसामा ने अल थागर मॉडल स्कूल में ही हिंसक जिहाद के कुछ सिद्धांतों को सीखा और यहीं से ओसामा के कट्टरपंथी सोच का विकास हुआ, जिसके परिणाम आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेंगे। सन 1976 में ओसामा स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, जहां ओसामा की मुलाकात एक से एक टैलेंटेड प्रोफेसरों से हुई, जिसमें से कई प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से भी संबंध रखते थे। मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन का जब गठन हुआ था, तब ये संगठन सिर्फ इस्लाम के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करता था, लेकिन बाद में इस संगठन ने राजनीति ज्वाइन कर ली और चाहने लगा दुनिया भर में जितने भी अरब देश हैं, सब में इस्लामी शासन प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन ये संगठन इस्लामी शासन प्रणाली चाहता क्यों था, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में एक फिलिस्तीन के प्रोफेसर थे अब्दुल्ला आजम। ये भी मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से जुड़े हुए थे और ओसामा इनकी विचारधारा से काफी प्रभावित था। लेकिन क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। प्रोफेसर अब्दुल्ला आजम का कहना था सभी मुसलमानों को जिहाद में आगे आना चाहिए। इसका सिंपल भाषा में मतलब है, जिन अरब देशों में गैर मुस्लिम देश दखलंदाजी दे रहे हैं, उनके खिलाफ अरब देशों को लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़ाई जीतकर खुद शासन चलाना चाहिए। जैसे 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, वही सोवियत संघ एक गैर मुस्लिम देश है, जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन सोवियत संघ चाहता था अफगानिस्तान में शासन हमारे हिसाब से चले, मतलब अफगानिस्तान में शासन तो अफगानिस्तान के लोग चलाएं, लेकिन शासन के सारे नियम हमारे होने चाहिए। यही अब्दुल्ला आजम को पसंद नहीं था। अब्दुल्ला आजम चाहता था अगर सभी देशों के मुस्लिम जिहाद में आगे आ जाएंगे तो मुस्लिम देशों को विदेशियों की दखल से आजाद कराया जा सकता है। अब्दुल्ला आजम की यही विचारधारा ओसामा को प्रभावित करती थी। सन 1979 में ओसामा अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने पिता के बिजनेस में लग गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं ओसामा कॉलेज की पढ़ाई के बाद बार में घूमता था और शराब पीता था। लेकिन सन 1979 में जब ओसामा अपने पिता के बिजनेस में बिजी था, तभी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और अफगानिस्तान के फेमस जगहों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको सोवियत संघ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और अफगानिस्तान के लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सोवियत संघ की सेना से लड़ने लगते हैं। अफगानिस्तान के जो लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सोवियत संघ की सेना से लड़ रहे थे, उन्हें मुजाहिदीन कहा गया। मुजाहिदीनों का कहना था हम सोवियत संघ से स्वतंत्रता और धर्म के लिए लड़ रहे हैं और जब तक सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर नहीं भगा देंगे तब तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। सोवियत संघ और अफगानिस्तान की इस लड़ाई में मुजाहिदीनों का साथ दिया अमेरिका, चाइना और सऊदी अरब ने। इन देशों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए मुजाहिदीनों के पास पैसे और हथियार भेजे, लेकिन इतनी मदद से मुजाहिदीन सोवियत संघ को हरा नहीं सकते थे। सोवियत संघ को हराने के लिए मुजाहिदीनों को एक अनोखी ताकत की जरूरत थी। उधर ओसामा एक इंटरव्यू में कहता है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमें अफगानिस्तान के लोगों की चिंता है, हम मुजाहिदीनों का साथ देने के लिए बहुत जल्द अफगानिस्तान जाएंगे।
कुछ दिनों बाद ओसामा अपने गुरु अब्दुल्ला आजम के साथ अफगानिस्तान आ गया और मुजाहिदीनों के साथ मिलकर सोवियत संघ की सेना से लड़ने लगा। लेकिन कुछ दिन तक लड़ाई लड़ने के बाद ओसामा को आभास हो गया कि सोवियत सेना को हराने के लिए और अधिक सैनिकों और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ओसामा ने एक प्लान बनाया और अपने गुरु अब्दुल्ला आजम अल जवाहिरी और हमजा जुलैदन के साथ मिलकर 1984 में मकतब अल खिदमत संगठन की स्थापना की। इस संगठन का मेन काम था अरब देशों से पैसे और हथियार इकट्ठा करके अफगानिस्तान में भेजना और अरब देशों से मुजाहिदीनों की भर्ती करना जो सोवियत सेना के खिलाफ लड़ सके। ओसामा ने अपनी पैतृक संपत्ति को अरब देशों से आए मुजाहिदीनों के रहने और खाने में लगा दी और 1986 में पूर्वी अफगानिस्तान में कई दर्जन आर्मी बेस बनाए जहां अरबी मुजाहिदीनों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी और सभी मुजाहिदीनों का नेतृत्व ओसामा एज अ कमांडर के रूप में करता था। सन 1988 तक मुजाहिदीन सोवियत संघ की सेना पर हावी दिख रहे थे और लगभग युद्ध जीतने की कगार पर थे। तभी ओसामा ने मकतब अल खिदमत संगठन से खुद को अलग कर लिया और 11 अगस्त 1988 को ओसामा ने खुद का एक नया संगठन बनाया, अलकायदा। अलकायदा संगठन के जरिए ओसामा ने अमेरिका पर बड़े से बड़े अटैक बहुत आसानी से करवाए जो आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अलकायदा संगठन के गठन के बाद मुजाहिदीन और मजबूत हो गए थे और 1988 में मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ते हुए युद्ध जीत लेते हैं। स्वतंत्रता और धर्म के लिए लड़ रहे मुजाहिदीनों को 10 साल बाद आजादी मिलती है। सोवियत संघ को हराने के बाद ओसामा मुजाहिदीनों का लीडर बन चुका था। युद्ध जीतकर ओसामा अपने देश सऊदी अरब लौटता है और अपने पिता की निर्माण कंपनी बिन लादेन ग्रुप में लग जाता है। तभी 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 1,40,000 सैनिक और 18,000 आर्मी टैंकों को कुवैत पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। सऊदी अरब के शेख फहद को डर था इराक कुवैत पर नियंत्रण करने के बाद सऊदी अरब पर अटैक करेगा और दोनों देशों के खनिज तेल भंडारों पर अपना नियंत्रण जमा लेगा। लेकिन आगे होता क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, इराक के कुवैत पर आक्रमण का मुख्य कारण था कर्ज माफी। 1980 से 1988 के बीच चले ईरान इराक युद्ध में इराक ने सऊदी अरब, कुवैत समेत कई देशों से कर्ज लिया था और युद्ध जीतने के बाद इराक चाहता था युद्ध के दौरान जिन देशों ने हमें कर्ज दिया था वो हमारा कर्ज माफ कर दे वरना हम उन देशों पर अटैक करेंगे। लेकिन कुवैत और सऊदी अरब को इराक का कर्ज माफी वाला प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता है और दोनों देश इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अब इराक सऊदी अरब और कुवैत से नाराज होकर कुवैत पर आक्रमण कर देता है और कुवैत में अपने 1,40,000 सैनिक और 18,000 आर्मी टैंक भेज देता है। अब सऊदी अरब के लिए टेंशन बढ़ गई थी। सऊदी अरब के शेख फहद कुवैत को इराक से आजाद कराने के लिए अमेरिका से मदद मांगते हैं। लेकिन जब ओसामा को पता चलता है शेख फहद अमेरिका से मदद मांग रहे हैं तो ओसामा किंग फहद से मुलाकात करता है और कहता है हम मुजाहिदीनों के साथ मिलकर कुवैत को इराक से आजाद करा लेंगे। लेकिन सऊदी अरब के शेख फहद ओसामा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और अमेरिका से मदद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अमेरिका जल्द अपने 1 लाख सैनिकों को सऊदी अरब के रास्ते कुवैत की मदद के लिए भेज देता है। लेकिन ओसामा को सऊदी अरब के शेख फहद की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और ओसामा सऊदी अरब को अमेरिकी सेना पर निर्भरता की निंदा करता है और तर्क देते हुए कहता है अरब प्रायद्वीप के महत्वपूर्ण स्थानों पर गैर मुसलमानों यानी कि अमेरिका सेना को आने से रोकना है। ये जो ग्रीन वाला भाग है ये अरब प्रायद्वीप है। इसमें सऊदी अरब, यमन, कतर, ओमान और यूएई आते हैं। इसके अलावा जॉर्डन और इराक का भी कुछ हिस्सा अरब प्रायद्वीप में आता है। ओसामा का मानना था अरब प्रायद्वीप में इस्लाम के 2 सबसे बड़े तीर्थ स्थल है मक्का और मदीना, जहां पर पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह का संदेश प्राप्त किया है। इसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों द्वारा बचाया जाना चाहिए, न कि अमेरिकी सेना द्वारा। ओसामा ने सेम यही बात सऊदी अरब के उलेमा से कही। उलेमा को इस्लाम धर्म का प्रेषक और मौलवी कहा जाता है, जिन्हें इस्लाम धर्म का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। लेकिन उलेमा भी सऊदी अरब की बात से सहमत नहीं हुए और बदले में सऊदी अरब सरकार ने ओसामा को कुछ दिन के लिए एक घर में नजरबंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब ओसामा बाहर निकला तब सऊदी अरब और अमेरिका के गठबंधन की निंदा करने लगा। जिसके बाद सन 1991 में सऊदी अरब सरकार ने ओसामा को अपने ही देश से निष्कासित कर दिया। अब ओसामा सऊदी अरब से अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान में कुछ दिन रुकने के बाद ओसामा अपने साथियों के साथ सूडान चला गया। यहीं रहकर ओसामा ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की योजना बनाई और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए को चकमा देने के लिए कई वैध व्यवसाय शुरू किए, जिसमें एक चमड़े का कारखाना था, खेती करने के लिए 2 बड़े खेत थे और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। असल में बिजनेस तो ओसामा के लिए सिर्फ एक दिखावा था। ओसामा का सूडान में रहने का मेन मकसद था अमेरिका को बर्बाद करना और अपने अलकायदा संगठन को मजबूत करना। साल 1992 में अलकायदा संगठन ने अपना पहला बम विस्फोट यमन के अदन होटल में करवाया, जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे।
लेकिन विस्फोट के बाद पता चलता है विस्फोट में सिर्फ 2 लोग मारे गए हैं और जिन अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए अलकायदा संगठन ने बम विस्फोट करवाया था, वो विस्फोट से पहले ही होटल से जा चुके थे। इस विस्फोट के कुछ दिन बाद 26 फरवरी 1993 को एक और विस्फोट हुआ अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जिसमें 6 लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग घायल हुए। जांच के बाद पता चला ये विस्फोट भी अमेरिका के अलकायदा संगठन ने करवाया है। अब तक ओसामा पर अमेरिका कई आरोप लगा चुका था, जिसमें पहला आरोप था अमेरिका सूडान में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है और दूसरा आरोप था 1992 और 1993 में जो बम विस्फोट हुए थे उसमें ओसामा का हाथ था। ओसामा पर लगे आरोपों के बाद 1994 में सऊदी अरब सरकार ने ओसामा की नागरिकता छीन ली और ओसामा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। इसके ठीक 2 साल बाद 1996 में सूडान सरकार ने भी ओसामा को अपने देश से निकाल दिया, जिसके बाद ओसामा सूडान से अफगानिस्तान आ गया, जहां तालिबान ने उसे पनाह दी। 2 देशों से निष्कासित होने के बाद भी ओसामा ने अमेरिका पर अटैक कराने नहीं बंद किए और 7 अगस्त 1998 को अमेरिकी दूतावासों पर एक ही दिन 2 अलग-अलग जगहों पर बम ब्लास्ट करवा दिए, जिसमें पहला ब्लास्ट केन्या में हुआ, जिसमें 12 अमेरिकी नागरिक समेत 213 लोग मारे गए और 4500 लोग घायल हुए और दूसरा ब्लास्ट तंजानिया में हुआ, जिसमें 11 लोग मारे गए और 85 लोग घायल हुए। केन्या और तंजानिया में विस्फोट के करीब 3 साल बाद 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा अटैक हुआ, 9/11 अटैक, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए। इस अटैक को अलकायदा संगठन ने करवाया था और इसका मास्टरमाइंड ओसामा था। लेकिन ओसामा ने अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा अटैक इतनी आसानी से कैसे करवा दिया, पहले ये समझ लेते हैं। 11 सितंबर 2001 को मंगलवार की सुबह थी। अलकायदा संगठन के 19 आतंकी हाईजैकर अमेरिका के अलग-अलग जगहों से 4 यात्री विमानों को हाईजैक कर लेते हैं। 4 यात्री विमानों में से 3 यात्री विमानों में 5-5 हाईजैकर हैं और चौथे यात्री विमान में 4 हाईजैकर हैं। सभी हाईजैकरों का प्लान है कि चारों यात्री विमानों को अमेरिका के 4 अलग-अलग फेमस जगहों पर ले जाकर क्रैश करा दिया जाए। प्लान के मुताबिक सभी हाईजैकर ठीक वैसा ही करते हैं, लेकिन एक यात्री विमान में हाईजैकरों का प्लान फेल हो जाता है और विमान गलत जगह क्रैश कर जाता है, जिसे आप आगे वीडियो में समझेंगे। सुबह का समय था। हाईजैकर चारों यात्री विमानों को हाईजैक करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। प्लान के मुताबिक हाईजैकर पहले 2 यात्री विमानों को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ले जाएंगे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 ऊंची बिल्डिंगों में क्रैश करा देंगे। प्लान के अकॉर्डिंग हाईजैकर ठीक वैसा ही करते हैं, जिसमें पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से सुबह 8:46 पर क्रैश होता है और थोड़ी देर बाद दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर में सुबह 9:03 पर क्रैश होता है। दूसरे विमान के क्रैश के थोड़ी देर बाद 9:37 पर हाईजैकर तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी ले जाते हैं और वहां से थोड़ी दूर पेंटागन में क्रैश करा देते हैं, जहां अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था। चौथे और आखिरी विमान को हाईजैकर सुबह 10:30 पर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश करा देते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग हाईजैकर चौथे विमान को वाशिंगटन डीसी ले जाकर वहां की कैपिटल बिल्डिंग में क्रैश कराना चाहते थे, लेकिन विमान में बैठे लोगों को पता चल जाता है कि जिस विमान में वो लोग बैठे हैं वो विमान हाईजैक हो चुका है और थोड़ी देर बाद क्रैश होने वाला है, जिसके कारण विमान में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और विमान आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर जाता है। चारों विमानों में कुल 246 यात्री, 19 हाईजैकर और चालक दल के सदस्य सवार थे। सबकी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर इस अटैक में 3000 लोग मारे जाते हैं। 9/11 अटैक के बाद अमेरिकी सरकार ने ओसामा और अलकायदा के अपराधियों पर $25 मिलियन का इनाम रख दिया और अनाउंस करा दिया जो ओसामा और अलकायदा के अपराधियों को गिरफ्तार करवाएगा या मौत की सूचना देगा उसे $25 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 9/11 अटैक के बाद ओसामा ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया और अमेरिका पर कोई भी अटैक नहीं करवाया। कई सालों तक जब ओसामा की कोई खबर नहीं मिली तो किसी ने कहा किडनी फेल होने की वजह से ओसामा की मौत हो चुकी है, तो किसी ने कहा ओसामा की मौत को छिपाया नहीं जा सकता, वो अगर मरा होता तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। लेकिन अमेरिका ने दुनिया की अफवाहों पर विश्वास नहीं किया और ओसामा को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। कई सालों की पूछताछ और खोजबीन के बाद पता चलता है अमेरिकी हिरासत में जो बंदी पहले से कैद हैं वो एक अबू अहमद अल कुवैती नाम के व्यक्ति को जानते हैं जो पाकिस्तान में रहता है और ओसामा का करीबी है। अबू अहमद अल कुवैती पाकिस्तान में रहता है ये तो पता चल गया था, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता था। साल 2009 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पता लगाती है कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में अबू अहमद अल कुवैती नाम का एक शख्स रहता है जो ओसामा का करीबी हो सकता है। अगस्त 2010 में CIA को एक पाकिस्तानी व्यक्ति सूचना देता है कि एक शख्स बाजार आया हुआ है जिसका हुलिया अबू अहमद अल कुवैती से मिलता है।
सीआईए के लोग तुरंत बाजार पहुंचते हैं और अब्बू अहमद अल कुवैती जैसे शख्स का पीछा करते हुए उसके घर तक जाते हैं, जिसका रास्ता एबटाबाद के एक बड़े घर तक जाता था जो ऊंची ऊंची दीवारों के बीच बना था। सीआईए के लोग ऊंची ऊंची दीवारों के बीच बने घर को देखकर अनुमान लगाते हैं कि ये घर ओसामा का हो सकता है। अब अमेरिका इस घर पर सैटेलाइट से निगरानी रखता है और अपने सीआईए के लोगों को सचेत कर देता है कि वो इस घर पर नजर बना के रखें। कई दिन तक सैटेलाइट से निगरानी के बाद पता चलता है कि इस घर में एक लंबे आदमी की धुंधली तस्वीरें देखी गई हैं जो कभी कभी घर के बगीचे में टहलता है। सैटेलाइट फुटेज और मिली खुफिया जानकारी के बाद सितंबर 2010 में सीआईए ने निष्कर्ष निकाला कि इस घर की ऊंची ऊंची दीवारों को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को छिपाने के लिए बनाया गया है। लेकिन सीआईए के लिए इतनी जानकारी काफी नहीं थी। सीआईए ने इस घर से और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान के एक वरिष्ठ डॉक्टर शकील अफरीदी का सहारा लिया और डॉक्टर शकील अफरीदी को इस घर में रहने वाले बच्चों के डीएनए सैंपल लाने का काम सौंपा। सीआईए ने डॉक्टर शकील अफरीदी को बच्चों का डीएनए सैंपल लाने का काम इसलिए सौंपा क्योंकि सीआईए के पास ओसामा की बहन का डीएनए सैंपल पहले से था और अगर इस घर के बच्चों का भी डीएनए सैंपल मिल जाता तो सीआईए इस घर के बच्चों का डीएनए ओसामा की बहन के डीएनए से मैच करा के ये पता लगा सकती थी कि इस घर में ओसामा या ओसामा का कोई रिलेटिव रहता है या नहीं। डॉक्टर शकील अफरीदी ने डीएनए सैंपल के लिए फर्जी टीकाकरण अभियान चलाया और बच्चों को टीका लगाने के लिए उन नर्सों को चुना जो ओसामा के घर में पहले पोलियो की दवा पिलाने जा चुकी थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर शकील अफरीदी और उनके साथ जो नर्सें थी ओसामा के घर टीकाकरण के लिए जाती हैं, लेकिन ओसामा का बॉडीगार्ड सिर्फ एक नर्स को घर में प्रवेश करने की अनुमति देता है जिनका नाम मुख्तार बीबी है। मुख्तार बीबी घर के अंदर जाती हैं, बच्चों को टीका लगाती हैं और डीएनए सैंपल लेकर घर से वापस आ जाती है। अब इस घर के बच्चों के डीएनए को ओसामा की बहन के डीएनए से मैच कराया जाता है तो डीएनए मैच कर जाता है। अब सीआईए को कंफर्म हो गया था कि इस घर में ओसामा या ओसामा का कोई रिलेटिव रहता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा प्लान बनाते हैं कि ओसामा के घर पर अटैक करने का समय आ गया है। 29 अप्रैल 2011 को अमेरिका के सील कमांडोज को आदेश मिलता है कि वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर जाकर ओसामा के घर पर छापा मारे और ओसामा को जिंदा या मुर्दा लेकर आए। अब यहाँ से ओसामा के आखिरी क्षणों की कहानी शुरू होती है। सील कमांडोज की पूरी टीम ऑपरेशन की तैयारी करती है और जलालाबाद अफगानिस्तान पहुंचती है जहां पर अमरीकियों ने अपना एयरबेस पहले से बना रखा था और यहाँ से पाकिस्तान एबटाबाद की दूरी 190 किलोमीटर थी जहां ओसामा रहता था। जलालाबाद अफगानिस्तान में सील्स की पूरी टीम पहुंचती है जिसमें 2 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, 100 से ज्यादा सील कमांडोज है और एक ट्रैकिंग डॉग है। लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग आधी रात में 24 सील्स और डॉग को लेकर दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में ओसामा के घर जाएंगे और ओसामा को जिंदा या मुर्दा अफगानिस्तान लेकर आएंगे और बाकी के सभी सील कमांडोज और दोनों चिनूक हेलीकॉप्टरों को बैकअप के लिए जलालाबाद में ही रुकना होगा जब तक कोई अगला आदेश नहीं मिलेगा। सील्स की प्लानिंग के अनुसार दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को एबटाबाद पाकिस्तान पहुंचकर एक हेलीकॉप्टर को ओसामा के घर के ऊपर मडराना है ताकि सील्स रस्सियों के द्वारा ओसामा की छत पर उतर सके और दूसरे हेलीकॉप्टर को ओसामा के घर के पास खाली पड़े मैदान में उतरना है ताकि सील्स ओसामा के घर की घेराबंदी कर सके। ये थी सील्स की प्लानिंग। अब ओसामा के घर में हुए ऑपरेशन को समझने से पहले ओसामा के घर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ताकि ऑपरेशन में हुई सभी घटनाओं को तरकीब वाइज आसानी से समझा जा सके। देखिए, ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ये ओसामा का घर है। इस घर के फ्रंट साइड की दीवार 10 फीट ऊंची है, दाहिने से साइड की दीवार 11 फीट ऊंची है और गैलरी की दोनों दीवारें 12 फीट ऊंची हैं। अब अगर कोई मेन गेट से एंट्री करेगा और गैलरी से होते हुए अंदर आएगा तो यहाँ पर एक दूसरा गेट है। इस गेट का प्रयोग यहाँ के लोग इस खाली पड़े मैदान में जाने के लिए करते हैं। इस गेट के बाईं ओर और मेन गेट के सामने एक तीसरा गेट है। इस गेट के अंदर आकर दाहिने तरफ ये गेस्ट रूम है। यहाँ पर ओसामा का राइट हैंडर अब्बू अहमद अल कुवैती अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। अगर किसी को इस घर की मेन बिल्डिंग में जाना है तो उसे इस गेस्ट रूम में रह रहे लोगों का सामना करते हुए जाना पड़ेगा। अंदर आकर ये इस घर की मेन बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में सबसे नीचे अब्बू अहमद अल कुवैती का भाई अबरार अपनी पत्नी बुशरा के साथ रहता है। सेकंड फ्लोर पर ओसामा का बड़ा बेटा खालिद रहता है और थर्ड फ्लोर पर ओसामा अपनी 2 पत्नियों और बच्चों के साथ रहता है। तो ये था ओसामा के घर का स्ट्रक्चर। यहाँ ओसामा और ओसामा के सगे संबंधी रहते हैं। अब वापस सील कमांडोज के ऑपरेशन पर आते हैं। 2 मई 2011 को अंधेरी रात थी। सील कमांडोज के दोनों हेलीकॉप्टर ओसामा के घर के पास पहुंचते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर ओसामा के घर के पास खाली पड़े मैदान में सेफली लैंड कर जाता है
और सील कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन पहला हेलीकॉप्टर जिसे ओसामा की छत पर मंडराना था, वो हेलीकॉप्टर गर्म हवा के चलते इधर-उधर भागने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट अपनी सूझबूझ दिखाता है और हेलीकॉप्टर को मकान के इस जगह पर लैंड करा देता है। लेकिन लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा दीवार से टकराकर टूट गया था। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे सील्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था। सभी सील सेफली हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। दीवार के पास पहुंचकर गैलरी के दरवाजे को तोड़ देते हैं। उसके बाद अंदर के मेन दरवाजे को तोड़कर गेस्ट रूम में पहुंचते हैं और ओसामा के राइट हैंडर अबू अहमद अल कुवैती को मार देते हैं। इसके बाद सील्स गेस्ट रूम में एंट्री करते हुए मेन बिल्डिंग में पहुंचते हैं और मेन बिल्डिंग में निचले फ्लोर पर रह रहे अबू अहमद अल कुवैती के भाई अबरार को मार देते हैं। लेकिन सील्स की फायरिंग के बीच अबरार की पत्नी बुशरा आ जाती है। इससे उसकी भी गोली लगने के कारण मौत हो जाती है। इस ऑपरेशन के दौरान सील्स का ये उद्देश्य नहीं था कि वो किसी महिला या बच्चे को मारेंगे, लेकिन बुशरा खुद फायरिंग के बीच आ गई तो इसमें सील्स भी क्या कर सकते थे। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर सील्स ओसामा के बड़े बेटे खालिद को मार देते हैं और तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर सील्स ओसामा के रूम में एंट्री करते हैं और ओसामा को 2 गोली मार देते हैं, जिसमें एक गोली ओसामा के सीने में लगती है और दूसरी गोली बाएं आंख के ऊपर माथे पर लगती है। ओसामा की मौके पर ही मौत हो जाती है और ओसामा की एक पत्नी घायल हो जाती है। ओसामा तीसरे फ्लोर पर अपनी 2 पत्नियों और बच्चों के साथ रहता था। सील्स ने ओसामा के घर पर हुए ऑपरेशन नेपच्यून को करीब 40 मिनट में समाप्त किया। इसमें 5 लोग मारे गए, अबू अहमद अल कुवैती, अबरार, अबरार की पत्नी बुशरा, ओसामा का बेटा खालिद और ओसामा। सील्स ओसामा का शव और ओसामा के कमरे से बरामद की गई महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर बैकअप हेलीकॉप्टर चिनूक में आते हैं, जो कुछ समय पहले ओसामा के घर पहुंचा था। सील्स ने क्रैश हुए अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को जला दिया ताकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान चुरा ना पाए। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद सील्स ओसामा के शव और ओसामा के कमरे से बरामद की गई महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर अफगानिस्तान आ गए, जहां ओसामा के शव की पुष्टि हुई, डीएनए मैच कराया गया और ओसामा के फिंगरप्रिंट लिए गए। ओसामा के घर पर हुए ऑपरेशन को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में बैठकर लाइव देख रहे थे। ओसामा का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया और शव को एक बड़े बॉक्स में पैक करके समुद्र में दफना दिया गया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा टेलीविजन के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज रात मैं अमेरिकी लोगों और पूरी दुनिया को यह बता सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया है, जो एक आतंकी था और हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या का जिम्मेदार था। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद पाकिस्तान सरकार ने ओसामा के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और डॉक्टर शकील अफरीदी, जिन्होंने सीआईए की मदद की थी, उनको पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार करके आजीवन कारावास के लिए जेल में डाल दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर 9/11 अटैक को संक्षेप में समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।